हाथ से अपने आशीर्वाद को देते हैं। जोरदार ताली। माननीय मंत्री डॉक्टर रामजी ऋषिदेव जी, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार प्रसाद जी, महिला विकास निगम के प्रमुख निदेशक डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी, श्री यूनिसेफ के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जनाब अब्दुल रहमान जी, श्री राजकुमार जी, श्री रूपेश कुमार जी, श्री आलोक कुमार जी, और यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हुई बच्चियों, अन्य उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, जैसा अतुल जी ने और एन विजयलक्ष्मी जी ने आपको बताया कि पूरे देश के अंदर ये राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, मैं अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं का भाषण सुन रहा था। कई बार किसी को ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बिहार बहुत पीछे है, लेकिन आप अगर तुलना करेंगे कि 2005-06 में बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तब हम उसका सही आकलन कर पाएंगे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कि आज जो केरल राज्य है और फिर तमिलनाडु का कुछ हिस्सा रहा होगा, ट्रेवनकोर, कोचीन, ये जो राज्य वहाँ पर आज़ादी के पहले 1930-40 में उनका जो कुल ट्रेवनकोर का जो बजट था उसका वो 25% केवल शिक्षा पर खर्च किया करते थे। तो आप देखेंगे जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, या फिर ये राज्य हर पैमाने पर आगे बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आज अगर केरल में महिलाओं की साक्षरता 100% है, ये कोई 10-20 साल के प्रयास का परिणाम नहीं है। ये पिछले 60-70 साल से, 100 साल से लगातार जो प्रयास हुए हैं उसका आज परिणाम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बैठे सभी लोगों ने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा। मैंने लगभग 150 साल पहले महाराष्ट्र में सावित्री फुले का जन्म हुआ, जिसने लड़कियों की शिक्षा प्रारंभ की जो है। और जब लड़कियों की शिक्षा प्रारंभ की तब उन पर पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई कि लड़कियों को तुम कैसे पढ़ा रहे हो। कहने का तात्पर्य यह कि आज जो राज्य प्रगति की दौड़ में या महिलाओं के विकास की दौड़ में अगर आगे बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं, उसका कारण उन राज्यों में इस दिशा में बहुत पूर्व काम हुआ। वहां बड़े बड़े समाज सुधारक हुए। बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, यानी दर्जनों इस प्रकार के समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का काम किया और आज उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। और कई बार हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस भारत में हमने धन का प्रतीक, पैसे की प्रतीक कौन है तो लक्ष्मी, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो धन की प्रतीक है लक्ष्मी, विद्या की प्रतीक है सरस्वती और शक्ति की प्रतीक है दुर्गा। उस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा से वंचित कैसे हो गई? जहां लक्ष्मी प्रतीक है वहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं है संपत्ति का। जहां दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, पुरुष भी दुर्गा की पूजा करता है। शक्ति की अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा, वहां महिला अबला कैसे हो गई, कमजोर कैसे हो गई? तो मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। एक बात और, आप जितने देवी देवता का चित्र देखेंगे तो किसी देवी देवता का चित्र आपने घूंघट में नहीं देखा होगा, आपने सीता को घूंघट में नहीं देखा होगा। आपने कभी भी जो देवी देवताओं के विवाह का कभी कोई प्रसंग आता है
तो बाल विवाह नहीं सुना होगा कि पार्वती जी की शादी और 8 साल या 10 साल की उम्र में हुई। तो इसका मतलब कि हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें महिला और पुरुष दोनों बराबर थे और महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं थी और महिलाओं ने समाज के विकास में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्य से और मुख्य रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो गुलामी का कालखंड था, उस गुलामी के कालखंड के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती चली गई कि लोगों ने अपने बच्चों का विवाह करना प्रारंभ कर दिया, बाल विवाह प्रारंभ हो गया, घूंघट की प्रथा प्रारंभ हो गई। और इसलिए आज इन कुरीतियों के खिलाफ हमको लड़ना है। और मैं एन विजयलक्ष्मी जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में इन्होंने महिलाओं के, लड़कियों के और विकास के दिशा में महिला विकास निगम ने जो काम किया है। और अभी भी मैं वो डैशबोर्ड देख रहा था जो रिपोर्ट कार्ड है, और मैं पत्रकारों से खास करके आग्रह करूंगा इस रिपोर्ट कार्ड की कॉपी लेकर आप उसका अध्ययन कीजिए कि अगर फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, अगर उसके अंदर बिहार कहाँ 4.3 था हमारी फर्टिलिटी रेट 4.3 और आज घटकर 3.3 हो गई। एक महिला और कितने बच्चे पैदा करती है, तो 4.3 अपने पूरे उस कालखंड के अंदर वो घटकर 3.3 पर पहुंच गया। लेकिन जो उल्लेखनीय बात थी कि बिहार के कुछ जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और भी कुछ जिले जहां अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमको इस दिशा में जब काम करना है तो पूरे बिहार का मानचित्र और बिहार के मानचित्र में कौन जिले जहां साक्षर निरक्षरता ज्यादा है, कौन जिले हैं जहां महिलाओं पर क्राइम ज्यादा है, कौन से जिले जहां टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, और उन जिलों को टारगेट करके हमको काम करना पड़ेगा। और से महिला विकास निगम इस दिशा में काम कर रही है। समाज कल्याण विभाग, हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है जिसके श्री प्रेम कुमार मीना जी बैठे हुए हैं। दूसरे मित्रों, मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले वर्षों में बिहार की सरकार ने महिलाओं के विकास की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है और उसका परिणाम सामने आना दिखाई पड़ रहा है, इसका परिणाम सामने दिख रहा है। और अभी जिसका जिक्र कर रहे थे रमेश ऋषिदेव जी कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। और आज इसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। गांव के इलाके में जाइए तो महिला अनपढ़ है, निरक्षर है, बोल नहीं सकती है, लेकिन वो माइक पर आकर लिखा हुआ कागज लेकर आती है और भाषण कर रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार के अंदर महिलाएं और जो पंचायत के आरक्षण का जो लाभ दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं के दरवाजे पर भीड़ लगी है, भले वो अंगूठा लगाती होगी, लेकिन उसके अंदर जो सशक्तिकरण हुआ है इस पंचायत में आरक्षण के कारण। और आज बिहार का अनुसरण करते हुए देश के कम से कम 15 से ज्यादा राज्यों ने अपने अपने राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण देने का काम किया है। और मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यद्यपि संविधान में महिलाओं के लिए लोकल बॉडी में 33% आरक्षण का प्रावधान है, मैं भारत की सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से बिहार ने 50% का प्रावधान किया है, भारत के संविधान में संशोधन करके और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान किया जाना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने 2008-9 से जेंडर बजट प्रारंभ किया था कि हम जो प्रति वर्ष जो हम बजट पेश करते हैं उस बजट के अंदर हम लोग महिलाओं पर कितना व्यय करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
कि जहां 12-13 में और हम लोगों ने 7,835 करोड़ रुपया 7,835 करोड़ 2012-13 में महिलाओं पर खर्च किया था। वहां पर 19-20 में ये राशि बढ़कर 30,874 करोड़ रुपया हो गया। यानी बजट हमारा अगर 2 लाख करोड़ का बजट है तो हम 30,874 करोड़ रुपया केवल महिलाओं के विकास पर हम खर्च कर रहे हैं। और इससे मित्रों, मुझे खुशी है कि बिहार की सरकार, मैं उन योजनाओं के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन आप सबों को मालूम है कि बिहार के अंदर लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी। क्या कारण था? तो ध्यान में आया कि गरीबी के कारण उनके पास कपड़े नहीं हैं, इतने कपड़े नहीं है कि वो प्रतिदिन स्कूल जा सके। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूल जब हम सभी लड़कियों के लिए हम कपड़ा खरीदने के लिए पैसा देंगे। और आपको मालूम है कि आज बिहार की सरकार कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को 600 रुपया प्रति वर्ष कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे रही है। और वही लड़कियां जब कक्षा 3 से 5 में चली जाती हैं तो उनको 700 रुपया दिया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 की लड़कियों के लिए 1,000 रुपया और कक्षा 9 से 12 की लड़कियों के लिए 1,500 रुपया प्रति वर्ष प्रति लड़की को बिहार सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है। और ये 600 हो या 1,500 हो, अब वही लड़की जिसके पास कपड़े नहीं थे ठीक प्रकार से पहनकर जाने के लिए, वो लड़की फ्रॉक पहनकर, ब्लाउज स्कर्ट पहनकर, बेहतर कपड़े पहनकर आज स्कूल जा रही है। और देखिए, इन सब चीजों का परिणाम ये हुआ है कि मैट्रिक की परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। यानी पिछले साल 2019 का जो आंकड़ा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मैट्रिक की परीक्षा देने वाली और उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी। और ये सारा इन्हीं चीजों का परिणाम है। और बिहार देश का पहला राज्य जिसने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना प्रारंभ की। हम लोग को लगा कि अगर लड़की को मैट्रिक पास कराना है, स्कूल काफी दूर दूर है, हम तुरंत स्कूल नहीं खोल सकते इतने बड़ी संख्या में। और अभिभावक लड़कियों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं कि पैदल कैसे जाएगी, इतनी दूर कैसे जाएगी। तो हम लोगों ने 9वीं की लड़की को साइकिल के लिए 2,000 रुपया देना प्रारंभ किया, फिर बढ़ाकर 2,500 किया, अब उसको 3,000 कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को साइकिल के लिए पैसा दिया जा चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा। और लेकिन जब लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती है तो वो केवल कम समय में दूरी तय नहीं करती है, उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर किसी के घर में नई गाड़ी, अगर मारुति कार अगर खरीद कर आती है तो पूरे घर में कितनी खुशी छा जाती है कि हमारे घर में गाड़ी आई। मोहल्ले को बताता दिखाता कि मेरे स्कूल में बच्चों को बताता कि मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में मोटरसाइकिल है। और एक लड़की जब साइकिल पर बैठकर झुंड में और स्कूल जाती है तो आप कल्पना की नहीं कर सकते कि उस लड़की का कितने बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण होता है। और आज इन्हीं सारी योजनाओं का परिणाम है कि बिहार के अंदर बड़ी संख्या में लड़कियां मैट्रिक पास कर रही हैं, इंटर पास कर रही हैं। और अब तो आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने यह भी तय किया कि जो लड़की इंटर पास करेगी, भले वो फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, लेकिन अविवाहित होना चाहिए, तो उस लड़की को 10,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, सभी लड़कियों को। और जो लड़की स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करेगी उस लड़की को 25,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।
इन सारी योजनाओं का उद्देश्य यही है कि लड़कियां पढ़ें, लड़कियां आगे आए। देखिए, ये जो शिक्षा है ये विकास का सबसे बड़ा वाहक है। और अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया, हमने अभी रमेश जी जिक्र कर रहे थे कि बिहार सरकार ने नौकरियों में लड़कियों महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है। मैं कल बिहार के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्तियों के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड यानी जंगल में जो पुलिस का काम करते हुए वो फॉरेस्ट गार्ड कहे जाते हैं। 900 लोग थे जिसमें 300 लड़कियां थी। आप सोचिए, जंगल के अंदर वनों की रक्षा और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए 300 लड़कियां फॉरेस्ट गार्ड के रूप में और आगे आई। और ठीक है कि बिहार में आप जहां चले जाइए हर जगह कांस्टेबल पुलिस में आपको लड़कियां दिखाई पड़ेंगी। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है कि वर्दी, पुलिस की वर्दी में लड़की दिखाई पड़े, वो पुलिसिंग कर रही है, वो ट्रैफिक को नियंत्रित कर रही है। और यह क्यों संभव हुआ? क्योंकि हम लोगों ने पोशाक योजना प्रारंभ की। अगर लड़की मैट्रिक नहीं पास करेगी, इंटर नहीं पास करेगी, ग्रेजुएशन नहीं होगी, तो 35% आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? पुलिस की नौकरी में इंटर की पढ़ाई न्यूनतम योग्यता इंटर है। फॉरेस्ट गार्ड में न्यूनतम योग्यता इंटर है। इसलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की सभी लड़कियों से कि बिहार सरकार ने इतनी योजनाएं प्रारंभ की है केवल लड़कियों के लिए। उस योजनाओं का लाभ उठाइए और बिहार की और देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान शिक्षा में निहित है। अगर हमको प्रजनन दर कम करना है तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाने से नहीं होगा। वो कार्यक्रम तो चलाने की आवश्यकता है, लेकिन अगर शिक्षित हो गए, वही लड़की अगर अनपढ़ है, निरक्षर है, तो उसके ज्यादा बच्चे हैं। जो लड़की मैट्रिक है उसके बच्चे कम हैं, जो लड़की ग्रेजुएट है उसके और बच्चे कम हैं। उसको मालूम है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उसका क्या क्या नुकसान होगा। अगर निरक्षर है तो उसको उसका अंदाज नहीं है। तिलक दहेज है, अगर इस तिलक दहेज का मुकाबला करना है तो शिक्षित लड़की ही मुकाबला कर सकती है। अब कल जिस लड़की को पुलिस में नौकरी मिल गई, उसको क्या दहेज देने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अरे वो तो हर एक महीना 10,000 कमाकर घर को दे रही है। तो अगर आप शिक्षित हो गए तो इस दहेज की प्रथा में भी काफी कमी आ सकती है। कि बाल विवाह, अभी वही मैं अतुल जी से बात कर रहा था कि बिहार के अंदर ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि 8 साल, 9 साल, 10 साल की लड़की का विवाह होता है। जो देश के आज भी राजस्थान, कई राज्यों में और 5 साल, 8 साल, 10 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है। बिहार में उस उम्र के लड़कियों की शादी की समस्या नहीं है। यहाँ समस्या है 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता है। और अगर लड़की स्कूल में पढ़ रही होगी, अगर इंटर कर रही होगी, तभी अपने माँ पिता से वो लड़ सकती है कि मैं इंटर की परीक्षा देने के बाद ही शादी करूंगी, ग्रेजुएशन के बाद ही करूंगी। तो चाहे वो तिलक दहेज या बाल विवाह हो या प्रजनन दर को कम करना हो या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बराबरी और आगे बढ़कर अगर मुकाबला करना हो, उसके लिए शिक्षा उसका एकमात्र मंत्र है। और से लड़के लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं और सरकार अनेक कार्यक्रम चलाने का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं आप सभी लोगों से ही आग्रह करूंगा। और देखिए, बहुत लड़ना पड़ता है। आज अगर बिहार में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है, यूं ही अधिकार थोड़ी मिल गया है। बिहार के विधान परिषद में महिलाओं को जब मतदान का अधिकार देने का बिल आया तो बिल पास नहीं हो पाया। लोगों ने कहा कि महिलाएं वोट कैसे देंगी, वो तो कुछ नहीं जानती है।
उनको तो अपने मतदान का अधिकार देंगे, उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और बिहार की विधान परिषद में वो बिल गिर गया, दूसरी बार आया फिर गिर गया, और 10 साल के बाद जब तीसरी बार बिल आया तब जाकर वो बिल पारित हो पाया, और तब जाकर महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर इसी प्रकार की स्थिति रही है। बात ठीक है कि दक्षिण के राज्यों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार पहले हो गया, वहां नारायण गुरु से लेकर एक से एक समाज सुधारक पैदा हुए, तो वहां पर महिला शिक्षा में वो आगे बढ़ गए। लेकिन मित्रों, बिहार देश के किसी राज्य से न तो पीछे है और न पीछे रहेगा। जो एक जेंडर गैप था उसको तेजी से भरने का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और इसीलिए आज के इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से